नमो नमः। संस्कृत विषय के सभी छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 में संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसको कोविड-19 के तहत पठन पाठन में असुविधा उत्पन्न हुई, जिससे पढ़ाई नहीं हो पाई, इसलिए 30% पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग उसे भी देखेंगे। 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी आएंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे, जिनको आपको OMR पे दिया जाएगा। पहली बार आपको OMR सीट भरने को दी जाएगी, तो उस पे आप अपने 20 प्रश्न कैसे अंकित करेंगे, आज के इस वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पूरे वीडियो तक आप लोग अगर देख लेते हैं तो आप लोगों को, जो भी छात्र एवं छात्राएं संस्कृत विषय लिए कक्षा 10 में, उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे जो निर्देश दिया हुआ है उसको मैं पहले पढ़ दे रही हूँ कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अर्थात इस बार 30% आपका पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, और पाठ्यक्रम देख करके ही आप अपनी तैयारी करेंगे, तभी आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम से बाहर कहीं से भी आपको प्रश्न नहीं आएंगे और अतिरिक्त पाठ्यक्रम पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम वह रास्ता है जो आपको परीक्षा की मंजिल तक पहुंचाएगा, और ये आपको बनाना नहीं है, केवल आपको इसको फॉलो करना है। तो देखिए कौन कौन से पाठ इस बार आपको नहीं पढ़ने हैं, उसको आप निशान लगा लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं। तो संस्कृत गद्य, पद्य और नाटक, जो खंड क में आपको 3 किताबें हैं, एक ही किताब में तीनों पाठ है, गद्य, पद्य और नाटक। इनमें से कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं उनको देख लीजिए। तो गद्य से आपको उद्भिज परिषद, कार्यम व साधेयम, देहम व पातेयम और जीवनम निहिते वनम, ये 3 पाठ आपको गद्य से नहीं पढ़ना है। पद्य से वृक्षाणाम चेतनत्वम, शांति सौख्यम, जिव्याद भारतवर्षम, ये 3 पाठ आपको पद्य से नहीं पढ़ना है। कथा नाटक कौमुदी, जो नाटक वाला भाग है आपको आसु पाठ, उसमें धैर्य धना ही साधवः, भोजस्य शल्य चिकित्सा और ज्ञानम पूततरम सदा, ये 3 पाठ आपको नाटक से नहीं पढ़ने हैं। अतः जो तीनों भाग हैं आपके गद्य, पद्य और नाटक, इन तीनों से 3-3 पाठ इस बार कम कर दिया गया है। तो इस बार कुल 9 पाठ आपको नहीं पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो पाठ आपके लिए बचे हुए हैं आपको केवल उतना ही पढ़ना है। उसी में से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे और वर्णनात्मक प्रश्न भी आएंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा सूत्र, कौन सा प्रत्यय, कौन सा संधि आपको नहीं पढ़ना है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए व्याकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि में अतोरोर प्लुतात प्लुते, इस सूत्र को आपको विसर्ग संधि में नहीं पढ़ना है। शब्द रूपों में जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक 3 प्रकार के शब्द रूप होते हैं, इनमें से आपको पुल्लिंग में भगवत और करीन नहीं पढ़ना है, स्त्रीलिंग में से सरित नहीं पढ़ना है, नपुंसक लिंग में से मधु, नामन और अदस नहीं पढ़ना है। धातु रूप, जो परस्मय पद और उभय पद, 3 प्रकार के धातु रूप होते हैं, परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। इनमें से आपको परस्मय पद में नस, आप और इस नहीं पढ़ना है, उभय पद में से ज्ञा और चुर नहीं पढ़ना है। तो अब प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय में से सत्री, सानच, कत्वतु, तिन, इन, मतुप, ठक, त्वल और तल और त्व, ये आपको प्रत्यय नहीं पढ़ने हैं। जो पढ़ने हैं उनको हम इसके बाद बताएंगे, जो नहीं पढ़ना है अभी आप उसको देख रहे हैं। निबंध में से आप मातृभूमि, वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय कृषक, हिमालय, तीर्थराज प्रयाग, परिवार कल्याण, राक्षी पक्षी मयूर और यौतुक क्रीडनम, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो इतना आप देख लीजिए कि इतना पाठ्यक्रम आपका कम किया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो जो पढ़ना है आप उसको देखिए। देखिए गद्य से आपके कुल 12 पाठ थे, 3 कम कर दिया गया है, इस बार 9 पाठ ही रह गए हैं। इसमें पहला जो कवि कुलगुरु कालिदास है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे कुलगुरु कालिदास, नैतिक मूल्यानि, कवि विश्व कवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य, संस्कृत भाषा या गौरवम, मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, गुरु नानक देव और दीन बंधु ज्योतिबा फुले, ये 9 पाठ आपको गद्य में पढ़ना है। गद्य
पद्य में संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत आपको लक्ष्य भेद परीक्षा, यह भी मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। लक्ष्य भेद परीक्षा, सुक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या, गीतामृतम, ये 4 पाठ 4 अध्याय आपको पद्य पीयूषम से पढ़ना है। नाटक से आपको महात्मनः संस्मरणानि, कारुणिको जीमुत्वाहन, यौतुक पाप संचय और वयम भारतीय, यह 4 पाठ आपको नाटक से पढ़ने। नाटक से सिर्फ आपको चरित्र चित्रण और प्रश्नोत्तर यही करना होगा। तो आसान कर दिया गया है पाठ्यक्रम को, आप उस पर अच्छे से अगर तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 30 अंकों का आपका आंतरिक मूल्यांकन ही होगा, 20 नंबर का आपका 20 अंकों का आपका वस्तुनिष्ठ या विकल्पीय प्रश्न होगा। तो कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं आपने ये भी देख लिया। गद्य पद्य और नाटक के अंतर्गत अंक विभाजन देख लीजिए कि किस प्रकार से रहेगा। 35 अंकों का आपका गद्य पद्य नाटक है, 35 अंकों का आपका व्याकरण है। तो 35 अंक व्याकरण है, 35 अंकों का आपका गद्य पद्य और नाटक है। इन्हीं में से आपको बहुविकल्पी भी प्रश्न मिल जाएंगे। 10 आपको गद्य पद्य नाटक से मिल जाएंगे, 10 प्रश्न आपको व्याकरण से मिल जाएंगे। 11 अंकों का आपका गद्य रहेगा। पद्य आपका 4 अंक बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें संस्कृत व्याख्या भी आएगी। उसमें तो हिंदी व्याख्या आएगी गद्य से, लेकिन इसमें आपको संस्कृत व्याख्या भी आएगी, इसलिए यह 15 अंकों का आपका पद्य है। इसमें पद्य खंड की संस्कृत व्याख्या, हिंदी व्याख्या, सूक्तियों की व्याख्या और बहुविकल्पीय प्रश्न, 4 प्रकार के प्रश्न पद्य से आएंगे। नाटक से आशुपाठ अर्थात जो नाटक है उससे आपको पात्र का चरित्र चित्रण लिखना होगा। किसी एक पाठ में से 4 पाठ हैं, उन्हीं में से 2 आगे का देख लेंगे तो उसमें से आ जाएगा। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, संस्कृत में करना रहेगा, और बहुविकल्पीय प्रश्न 3 इसमें से रहेंगे। ठीक, व्याकरण देख लीजिए। व्याकरण में सबसे पहले आपको प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान जानना होगा। जैसे उसमें महेश्वर सूत्र वाले वीडियो में मैंने बताया है प्रत्याहार। सबसे पहले तो आप लोग महेश्वर सूत्र अगर याद कर लेते हैं तो प्रत्याहार बनाने में आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो प्रत्याहारों का सामान्य परिचय और वर्णों का उच्चारण स्थान, जैसे अ का अगर पूछ लिया तो अ का उच्चारण क्या है, स्थान कंठ है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इस तरह एक सूत्र याद कर लेंगे। इसको भी मैं अपने वीडियो पे अच्छे से डाल दूंगी तो उसको देख लीजिएगा। वैसे आप पहले पुस्तक से पढ़ना शुरू करिए। और उसके बाद संधि है। संधि में आपको हल संधि और विसर्ग संधि, स्वर संधि नहीं पढ़ना है इस बार आप लोगों को। तो हल संधि में मो अनुस्वार सूत्र और अनुस्वार से यही पर स्वर, 2 सूत्रों से आपको आएगा। अगर आप पाठ्यक्रम भी देख लेते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आ गया तो आप पाठ्यक्रम से ही जान जाएंगे कि जब पाठ्यक्रम में यही 2 सूत्र हैं तो इन्हीं में से कोई एक विकल्प सही होगा। तो ये आपको ट्रिक भी बता दे रही हूँ कि पाठ्यक्रम को 2 बार 3 बार आप लोग देख के जाइए तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत अच्छे से सही हो जाएंगे। शब्द रूपों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग शब्द रूप हैं, जिनमें से आपको पुल्लिंग में पितृ, गो, राजन, स्त्रीलिंग में नदी, धेनु, वधु और नपुंसक लिंग में वारी, मनस, किम और यद रूप याद करने होंगे। धातु रूप के अंतर्गत आपको 5 लकारों में धातु रूप याद करने होंगे। लट, रिट, लोट, लंग तथा विधिलिंग लकार में, परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद में। परस्मय पद में भू, पा, वस, था है। आत्मनेय पद में वृद्ध और जन है। उभय पद में नी और दा का रूप है। परस्मय पद के रूप भू, पा, वस और स्था, 4 रूप आपको याद करने हैं। इनके रूप इस तरह चलते हैं जैसे भवती, भवता, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवाओ, भवाम। इसी तरह से पा का पीवती बन जाता, वा का वसती बन जाएगा, स्था का तिष्ठति बन जाएगा। तो ऐसे रूप आपको याद करने होंगे परस्मय पद में। आत्मनेय पद में रूप इस तरह से चलते हैं, वृद्धते, वृद्धेते, वृद्धन्ते, ऐसे रूप चलेंगे आत्मनेय पद में। उभय पद जो होते हैं उसमें रूप जो होते हैं दोनों तरह से चलते हैं, परस्मय पद में भी चलेंगे और आत्मनेय पद में भी। जैसे नी है तो नी का नयते, नयते, नयंते भी चलेगा और नयति, नयतः, नयंती भी चलेगा। तो इस तरह से आपको धातु रूप याद करने होंगे। समास जो पढ़ना है वह आपको विग्रह सहित उसका उदाहरण लिखना होगा। तो 3 समास इसमें आपके पाठ्यक्रम में है, अव्ययी भाव, द्विगु और बहुव्रीहि। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि पाठ्यक्रम को देखकर जाएंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि 3 ही आपको समास यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर विकल्प में इन तीनों में से दिया है तो आपके उसी में से उत्तर सही होंगे। तो अव्ययी भाव, द्विगु और बहुव्रीहि 3 समास आपको पढ़ना है। उसका अव्ययी भाव
उपसर्ग प्रधान होता है, द्विगु में संख्या प्रधान होता है और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। तो इसका आपको विग्रह करना है और उदाहरण बताना है कि ये नाम बताना है कि कौन सा समास है। इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति का प्रयोग आप कैसे करेंगे, कारक विभक्ति आप कैसे पढ़ेंगे? निम्न सूत्रों के आधार पर कारक विभक्ति का ज्ञान और प्रयोग। तो देखिए आपको कौन कौन से सूत्र हैं, उन्हीं में से कारक विभक्ति पूछी जाएगी। कर्तुरीप्सितम कर्मम, कर्मणि द्वितीया, साधकतम करणम, कर्तिकर्णयोस् तृतीया, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने ध्रुवम अपाय अपादानम, अपादाने पंचमी, आधारोधिकरणम, सप्तमी अधिकरणे च। इतने सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों में से आपको कारक विभक्ति पहचाननी होगी। जैसे कर्तुरीप्सितम कर्मम, या कर्म का कारक का सूत्र है। तो अगर यह सूत्र पूछेगा कि यह किस कारक का सूत्र है, तो कर्म कारक का सूत्र है। कर्मणि द्वितीया, ये भी कर्म कारक का है। साधकतम करणम, ये तृतीया विभक्ति का सूत्र है। कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम, यह चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। चतुर्थी संप्रदाने, ये भी चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। ध्रुवम अपाय अपादानम, ये पंचमी विभक्ति का सूत्र है। अपादाने पंचमी, ये भी पंचमी विभक्ति का सूत्र है। आधारो अधिकरणम, यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। सप्तमी अधिकरणे च, यह भी सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे अभी आदर्श प्रश्न पत्र जो मैं दूंगी आप लोगों को, उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। प्रत्यय में आपको कौन कौन पढ़ने हैं उसको देख लीजिए, कौन नहीं पढ़ने हैं ये आप देख चुके हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं इसको देख लीजिए। त, कत्वा, ल्यप, तुमुन, टाप और अनियर, ये प्रत्यय आपको पढ़ने हैं। प्रत्यय के विषय में आपको पता होगा कि जो शब्द के बाद में लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय परश्च, जो शब्द के पर में लगे अर्थात बाद में लगे उनको हम प्रत्यय कहते हैं। त प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, टाप प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, यह आपको प्रत्यय पढ़ना है। वाच्य परिवर्तन, इसके बाद 3 अंकों का आपका वाच्य परिवर्तन होगा। जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य को कर्म में बदलना होता है, कर्म को कर्तृ में बदलना होता है। भाववाच्य की पहचान क्या है, यह सब आप वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत देखेंगे। वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, हिंदी वाक्य दिए जाएंगे, कुल 6 अंकों का होगा। 3 वाक्य होंगे, 2-2 अंकों के होंगे। इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। जैसे वह जाता है, सह गच्छति, वह जाती है, इसका भी सह गच्छति। इस तरह से आपका संस्कृत में अनुवाद होगा। फिर निबंध आपका 8 अंकों का होगा। 10 से 15 लाइन की आपको निबंध याद करना होगा जो 8 अंकों का होगा। उसके बाद संस्कृत वाक्यों, संस्कृत शब्दों का वाक्य में प्रयोग 4 अंक का यह आएगा। तो इस तरह से आपका अंक विभाजन होगा। इस तरह अच्छे से अगर आप 2 से 3 बार इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो पेपर की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं OMR सीट आपको कैसे भरनी होगी। तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, ये आपका यही प्रारूप रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको OMR मिलेगा, जिस पे आपको 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर अंकित करने होंगे। तो यहाँ पे जिला कोड और नाम ये आपके प्रवेश पत्र में दिया होगा, आपको वहीं से देख करके भरना होगा। तो जो भी आपका जिला है, यहाँ पे आगरा दिया हुआ है, उसका कोड दिया है। तो इस तरह से आपका अगर गोंडा जिला है, गोरखपुर जिला है, उसके कोड जो है आपको वहाँ भरना होगा। केंद्र का कोड आपको विद्यालय पर बता दिया जाएगा जहाँ पे आपका परीक्षा हो रहा होगा। अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। विषय का कोड और विषय का नाम, प्रश्न पत्र संख्या, आपको इस तरह से ये सभी चीज़ें भरनी होंगी। प्रश्नों के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। यहाँ पे जो यहाँ 10 से लेकर के 20 तक आपको यह बना दिया हुआ है, इसी में आपको अपने उत्तर को अंकित करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका पहला प्रश्न बहुविकल्पी जो है उसका तीसरा आंसर सही है, तीसरा विकल्प सही है, तो पहले का सी, इस तरह से आप विकल्पों को भरेंगे। देखिए, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका पहले का सी सही है, तो इसको सी वाला गोला आप काला करेंगे। यहाँ मैंने इस तरह से किया है तो इधर उधर फैल गया है, इस तरह आप नहीं करेंगे। एकदम किनारे किनारे बिल्कुल फैलना नहीं चाहिए और गोला पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से आप उत्तर को अपने अंकित करेंगे। दूसरे का बी वाला सही है तो बी वाला गोला सही करेंगे। तीसरे का अगर डी वाला आंसर सही है तो डी वाला गोला काला करेंगे। इसी तरह से जैसे जो भी आपका उत्तर आता है, अगर 20 प्रश्न का आपका डी वाला सही
है तो डी वाला गोला आप काला करेंगे और उसको पूरा अच्छे से पेन से भरेंगे। यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रही हूँ तो इधर उधर फैल जा रहा है, तो आप अच्छे से इसको करिएगा, ठीक है। यहाँ आपका प्रश्न पत्र मार्का दिया हुआ है, तो जो बुकलेट आपकी सीरीज होगी उस पे ए बी ए पी क्यू इस तरह से वहाँ पे आपका मार्का दिया होगा, वह आपको कक्षा में बता दिया जाएगा। जो कक्ष निरीक्षक, जो इन्विजिलेटर आपको कक्षा में पढ़े होंगे क्लास में, वो आपको बता देंगे। तो वहाँ पे अगर पी क्यू है तो पहले में पी दूसरे में क्यू, इस तरह से आपको लिखना होगा और लिख करके उससे संबंधित जो गोला होगा उसी को आप काला कर देंगे। यहाँ पर परीक्षार्थी के आपको हस्ताक्षर करने होंगे। यहाँ पे इन्विजिलेटर हस्ताक्षर करेगा, जो आपके क्लास में जो टीचर पढ़े होंगे वो। यहाँ पे आपके जो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी। यह जो कॉलम है वह केवल चित्रकला और संगीत वाले छात्रों के लिए होगा, ये आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। ये बोर्ड के लिए होगा। यहाँ पे कैंची का निशान दिया हुआ है, यह कट करके यह चीज़ आपको नहीं भरना होगा, ये वहाँ पे बताया जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे OMR से संबंधित जो आवश्यक निर्देश हैं इनको यहाँ पे मैं पढ़ दे रही हूँ, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। वैसे तो वहाँ पे आपको परीक्षा हॉल में इसको देखने को मिलेगा ही, इसको आप एक बार पढ़ करके तभी अपने जितनी प्रविष्टियाँ भरनी होंगी उनको आप भरिएगा। तो देखिए, केवल काले नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले में गहरे निशान से भरना होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगा करके दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक को आपको भरना होगा। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें किसी प्रकार कटिंग ओवर राइटिंग नहीं करना होगा। तो आप ब्लेड का, इरेजर का, किसी तरह का व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। OMR बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल सावधानी पूर्वक आप उसको भरिएगा। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, उसे खुरचे नहीं। तो मैंने पहले ही बता दिया, व्हाइटनर और ब्लेड इत्यादि आप मत ले जाइएगा, उसका प्रयोग नहीं करना होगा, नहीं तो आपके पूरे 20 अंक कट जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों को देखिए मार्का वाला यहाँ पे दे दिया है कि आपके जो बुकलेट होगी उसमें AB, WB, WX, BZ इस तरह से मार्का होगा। जो आपको दिया होगा वहाँ पे उसको देख करके आप उसको भर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो संबंधित निर्देश थे, जो जरूरी थे, उसको मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से अगर देख लिए होंगे, पाठ्यक्रम को एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, पढ़ के जाइए, अच्छे अंक प्राप्त करिए, परीक्षा में सफल होइए। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आज मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो।